हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है आर और यारो के इस PYQ एनालिसिस वाली क्लास में। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले साथियों आर ओ यारो का जो मेंस का पेपर है 2014 का पेपर आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। कंप्लीट शार्ट नोट डिस्कस करेंगे। इसमें बता दें सभी सब्जेक्ट कवर होते हैं। जो साथी नए बता दें, इसके पहले जो है मेंस के बहुत सारे पेपर हमने करा दिया है। उसको जो लोग नहीं देखें फटाफट से जाकर देख लें, जिसमें मेंस का पेपर 17, 16, 21 सारे के सारे पेपर कवर है। और साथ ही बता दें, आप सभी की डिमांड पर फिर से एक बार करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच को शुरू किया गया है, जिसमें आपको कंप्लीट आयोग के नए पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा और इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स और क्विज कराया जाएगा टेलीग्राम पर। तो जो साथी जुड़ना चाहते हैं इस बैच से ज़रूर जुड़ जाइएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लास्ट टाइम अगर देखें यूपी PCS और उत्तराखंड PCS में सिर्फ इस बैच से इसी तरीके से 25 प्लस प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने को मिले थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बैच है, इससे जुड़ना ना भूलिएगा। और जो साथी नए हैं उनके लिए एक सूचना कि जो भी आप आर के लिए लगे हुए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइएगा। आर की इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, यूपी स्पेशल चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रहा है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्लास आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है ना। तो उससे आपको फ़ायदा ही होने वाला है। फटाफट से, ये आपका परिवार, आपका चैनल है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों तक शेयर कीजिए, है ना। आप लोग इतना सहयोग बनाए रखिए। आइए शुरू करेंगे अपने क्लास को। पहला पॉइंट देखिएगा साथियों, कह रहा है कि ज्वार मेंस 2014 का पेपर। पहला प्रश्न इससे पूछा था कि हाथी दांत का जो है पैमाना मिला था। तो सिर्फ जगह का नाम पूछा था, 4 आपके स्थल का नाम दिए थे। तो सही उत्तर था आपका लोथल। ठीक है, ये तो हो गया आपके प्रश्न का उत्तर कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिला था। अब जब लोथल पूछ लिया PYQ में, तो अब इस PYQ से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि लोथल जो है ये हड़प्पाकालीन आपका एक स्थल है, जिसकी खोज जो है किसने की, तो SR राव ने। किसने? SR राव ने 1954 में इसकी खोज की। उसके बाद से एक पॉइंट है कि ये किस नदी तट पर स्थित है, तो बोवा नदी तट पर स्थित है। लोथल जो है बोवा नदी तट पर स्थित है। किस राज्य में है, तो गुजरात में। इसी तरीके से अगर आप बात करें कि जब हड़प्पाकालीन सभ्यता को आप पढ़ें तो उसमें जितने आपके प्रमुख इम्पोर्टेंट स्थल हैं, उन स्थल को देखिए। वो अगर किसी नदी के किनारे हैं तो उनको देखिए, उनसे रिलेटेड क्या-क्या वहाँ पे चीज़ें, कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें खोजी गई, जो उसका स्पेसिफिक फीचर है, ये सिर्फ़ वो चीज़ें वहीं पाई गई हैं, वो देखिए। उनकी खोज किसके द्वारा की गई है, और इस तरीके से सारे पॉइंट्स जो आप कवर अप करेंगे, तब जाकर यहाँ पे टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हाथी दाँत का पैमाना आपका लोथल में मिला। लोथल जो है आपका भोगवा नदी के तट पर है गुजरात में, और SR राव जो ने 1954 में इसकी खोज की थी। फिर अगला प्रश्न देखिए, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपसे मैं बार-बार कह रहा हूँ कि एक प्रश्न आर-ओ-एरो में आपको यहाँ से देखने को मिल रहा है। महाजनपद और उसकी राजधानी। अंग का कह रहा है तो चंपा, ठीक है। अंग महाजनपद की राजधानी आपकी चंपा हो जाएगी। कौशल के साथ आपका श्रावस्ती। मगध आपका हो जाएगा राजगृह। उसके बाद से वल्ली जो है इसका हो जाएगा वैशाली। ध्यान दीजिएगा साथियों, खास करके जो 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में जो थे, उन 8 महाजनपद को और उनकी राजधानियों को एकदम अच्छे से रट जाइएगा। यूपी स्पेशल के एग्जाम में ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि उसी को पूछ लिया जाए। बाकी जो 16 महाजनपद हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। लगभग हर एक पेपर में जो साथी जुड़े हुए हैं लगातार, उनको पता होगा कि हर एक पेपर में यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा था द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो देखिएगा ये हुआ था आपका वैशाली में, ठीक है। वैशाली में, और 383 ईसा पूर्व में हुआ था। अध्यक्षता जो है इसकी साबक मीर ने की थी। और इसके अन्य पॉइंट्स जो हैं कि काला अशोक के शासनकाल में ये हुआ था। तो कभी सिंपल से जब पूछता है कोई बौद्ध संगति, आपके जाना 4 इंपॉर्टेंट बौद्ध काउंसिल हुए हैं, तो उसमें क्या-क्या आपको बातें ध्यान रखनी है। तो पहले तो बौद्ध जो सम्मेलन हुआ वो किस ईयर में हुआ वो ध्यान रखिए। कहाँ पर हुआ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ उस समय उसकी अध्यक्षता किसने की, उस समय किसके संरक्षण में हुआ, यानी राजा कौन था। जैसे द्वितीय वाले में आपको काला अशोक दिख रहा है। इसी तरीके से चारों पॉइंट्स को, अगर मैं उन सारे पॉइंट्स को यहाँ कवर करूँ, बहुत ज़्यादा लंबा क्लास हो जाएगा। तो मैं आपको सिर्फ हिंट दे दे रहा हूँ जितना PYQ में है, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। बाकी जो उसके इर्द-गिर्द के जो पॉइंट है, टॉपिक है, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो आप आपसे खुद से थोड़ा-सा करने का प्रयास कीजिएगा। तो जो बौद्ध संगीति चारों के चारों आपको याद होने चाहिए, उसमें उसका स्थल वगैरह सारा चीज़ अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकुटर को जो है किस वर्ष पराजित किया था। तो ध्यान दीजिएगा, ये 305 ईसा पूर्व में इसको पराजित किया था। इसके बाद से सेल्यूकस ने अपनी बेटी जो है हेलेना का विवाह जो है चंद्रगुप्त से करके वापस चला गया। क्या-क्या? चंद्रगुप्त से विवाह करके वापस चला गया। अगला प्रश्न साथी जो पूछा था, ध्यान दीजिएगा,
ये सिर्फ अभिलेख से रिलेटेड पूछा था। तो पूछा था कि रब्ता का अभिलेख जो है, इसमें जो है किन किन शहरों का या जगहों का उल्लेख है। तो इसमें उल्लेखित नगर आपका कौशाम्बी, चंपा और पाटलिपुत्र। श्रावस्ती यहाँ कट हुआ, श्रावस्ती ऑप्शन में दिया था, ये इसमें इसका उल्लेख नहीं है किसमें, तो रब्ता अभिलेख में। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट जानिए रब्ता अभिलेख से, जैसे कि इसका संबंध जो है 1993 मतलब इसको खोजा गया और अफगानिस्तान में इसको खोजा गया है। इसका संबंध जो है कनिष्क से है। तो रब्ता अभिलेख अगर आपसे अगली बार प्रश्न पूछे तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, ये आपसे पूछा जा चुका है, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो रब्ता अभिलेख है इसका संबंध कनिष्क से था। इसको खोजा गया कहाँ पर, तो अफगानिस्तान में 1993 में खोजा गया है। और इस टाइम प्रश्न पूछा था कि यहाँ इसमें कौन कौन शहर का नाम उल्लिखित है, तो कौशाम्बी का, चंपा का और पाटलिपुत्र का नाम इसमें है। श्रावस्ती का नाम इसमें आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, आई होप सो कि पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। अगला पॉइंट क्या है, इसी तरीके से गढ़मुक्तेश्वर की जो मस्जिद है उसकी दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। किसने कहा है, तो बलबन ने। कितने, बलबन ने ये बात कही है। और ध्यान दीजिएगा, बलबन ने बहुत सारी चीज़ों को स्टार्ट किया, तो जब बलबन का नाम आ गया तो इससे रिलेटेड जो दो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको आपको जरूर जाके नोट्स में अपने एड ऑन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रश्न है और प्रश्न रिलेटेड जो पॉइंट है वो आपको ध्यान में रखने चाहिए। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद जो है इसकी दीवारों पर इसने स्वयं को खलीफा का सहायक उस शिलालेख में बताया है, तो कौन, ये बलबन ने बताया है। अगला पॉइंट देखिएगा, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है ये शिष्य थे किनके, तो ख्वाजा उस्मान हारूनी के। किनके, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे और 1192 में ये भारत आए थे। 1192 ईस्वी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भारत आए थे और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के प्रमुख शिष्य हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, ये इनके प्रमुख शिष्य हैं। तो कई बार एक क्रम इस तरीके से पूछ लेता कौन किसके शिष्य हैं, उसको अरेंज कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य हैं मुइनुद्दीन चिश्ती और इनके शिष्य हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है क्या पूछा था। इसमें जो प्रमुख रचनाएं दिया था और इन रचनाओं को जो है पूछा था कि कालक्रम में सबसे पहले किसकी रचना हुई थी। ठीक है, तो तभी आप बता पाएंगे जब जो है आपको क्या रहेगा कि इनके काल का आपका पता हो। तो यहाँ पे जो चीज़ें हमने ऐड ऑन कर दिया, इसके लेखक कौन कौन जो किताबें थी यहाँ पे उनके लेखक का नाम भी मैंने आपको यहाँ बता दिया। तो मृगावती याद रखिएगा कुतुबन, पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी आप तभी जानते हैं। मधुमालती जो है मंझन, इंद्रावती आपका नूर मोहम्मद। और इसके डेट याद रखिए, देखिए मृगावती जो है आपका 1503 ईस्वी, पद्मावत 1540, मधुमालती 1545 और आपका इंद्रावती जो है ये आपका 1743। ठीक है, ईस्वी में सारे डेट्स हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा, ये तो प्रश्न पूछ लिया कि कौन सबसे पहले किसकी रचना हुई थी, तो उस हिसाब से अगर आप देखें इसको डेट को, तो मृगावती आपका सबसे पहले आएगा जिसके लेखक कुतुबन। अगली बात, अगर इन चारों को अगर रचना दिया है तो मे भी अगली बात इनका जो है रचनाकार या लेखक का नाम दे दे और आपसे मिलान करने का पूछ ले। तो पीवाईक्यू में प्रश्न आपको डायरेक्ट ही नहीं मिलेगा, लेकिन ये चारों रचनाएं आपको मिलेंगी कि हाँ इनमें पूछा था सबसे पहली रचना कौन सी है। तो अगर उस टाइम आपने ध्यान दिया होता, थोड़ा सा ध्यान देकर इनके लेखकों के नाम भी ध्यान में रख लिए होते कि पीवाईक्यू में पूछा है, तो इसके थोड़े से अलग जो पॉइंट कौन उसको हम नोट कर ले, तैयार कर ले, तो फिर वहीं पीवाई के हिसाब के प्रश्न प्रश्न यही दिखेंगे। आपको मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, इंद्रावती देखेंगे और इनको मिलान करने के लिए आपको दे देगा। तो अगर आपको तैयार रहेगा अच्छे से तो आप प्रश्न को कर ले जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो ये दो तो सबको पता है, ठीक है, पद्मावत वाला, मृगावती, कुतुबा, ये दो ध्यान रखिएगा, मधुमालती और इंद्रावती। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का जो है प्रथम अध्यक्ष, तो आप जानते हैं WC बनर्जी। ठीक है, WC बनर्जी 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना होती है, WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे बने। साथियों ध्यान दीजिएगा, RO के लिए करंट अफेयर का नया बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है, करंट अफेयर का नया बैच स्टार्ट हो गया। आप जानते हैं RO में 25 से 30 प्रश्न, कभी कभी उससे प्लस प्रश्न भी करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। और करंट अफेयर के प्रश्नों का लेवल जो है आप देख रहे हैं आयोग के नए पैटर्न पर किस तरीके से बदला हुआ है। स्टेटमेंट वाले प्रश्न आपसे कथन कार्य वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो साथियों आप सभी के लिए बैच टेलीग्राम पर स्टार्ट हो गया है और बहुत ही इफेक्टिव बैच है। आप सभी जुड़िए इसमें। कंप्लीट हमारी टीम ने मिलकर बहुत बेहतरीन तरीके से हर महीने के मंथली जो क्वेश्चंस हैं उसको सेलेक्ट किया है। उसके बाद से डिफरेंट तरीके के जो कोचिंग्स हैं उनके करंट अफेयर क्वेश्चन का भी इसमें प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ के मैसेज जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। उसमें जो ऐड किया है आईएनसी की स्थापना जानते हैं 28 दिसंबर 1885 बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका स्थापना होती है। आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसमें कि
कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष की बात कर रहा है तो एनी बेसेंट, ठीक है, याद रखिएगा 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, अधिवेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है, सिंपल सा आपसे पूछ लेगा कि किस अधिवेशन में जो है एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है, ईयर दे दे रहा है या फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलान करने के लिए दे दे रहा है। उसके साथ साथ ये हो गया पहली महिला, उसके बाद से ध्यान दीजिएगा पहली भारतीय महिला, अगर पूछे पहली भारतीय महिला, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसके अध्यक्ष सरोजनी नायडू रही है 1925 का जो है कानपुर अधिवेशन। तो ये ध्यान दीजिएगा दो जो आप ये पॉइंट हैं कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता से रिलेटेड, एक तो प्रथम महिला, ठीक है, तो एनी बेसेंट, और दूसरा है प्रथम भारतीय महिला तो सरोजनी नायडू, और दोनों लोगों का जो है आप देखिए अधिवेशन याद रखिए, एक कलकत्ता अधिवेशन 1917 का और दूसरा आपका कानपुर अधिवेशन है 1925 का। ये पॉइंट कई बार प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला जो है क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष, पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष जो है तो बी आर अम्बेडकर, कौन, बी आर अम्बेडकर हो जा रहे हैं, बी आर अम्बेडकर। और पांडुलेखन समिति जो है अगर आपको ध्यान ना हो तो इसी को प्रारूप समिति जो थी उसी को पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, तो इसी ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति यानी पांडुलेखन समिति जो है बी आर अम्बेडकर। और इसमें जो 2 नए मेंबर इसके बाद में ऐड हुए और इसके जो बाकी के जो मेंबर हैं इस समिति को, उनके नाम भी कई बार पूछा गया है, तो चीज़ एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट, इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो 1905 में होती है, प्रश्न सिर्फ इतना ही पूछा था, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है कब हुई, तो सिंपल सा डेट दिया था आपको, तो उसमें ध्यान रखिएगा 1905 में स्थापना होती है। साथ में जो पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं कि स्थापना लंदन में होती है और श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इंडिया हाउस के नाम से भी इसको जाना जाता है, इंडियन होम रूल सोसाइटी। तो देखिएगा जब भी कोई आप संस्था पढ़े, ठीक है, या कोई विद्रोह वगैरह, तो उसमें 2-3 बातें मैं बार बार कहता हूँ, क्या ध्यान रखना, उसकी डेट, अगर कोई विद्रोह है तो नेतृत्व करता है, कोई संस्था है तो उसकी स्थापना किसने की, कहाँ पर की, ये तीनों पॉइंट अगर आप तैयार हैं तो स्टेटमेंट वाले भी अगर प्रश्न बनेंगे तो प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है। इतनी सारी बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी आपका 1905 में लंदन में स्थापना होती है श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा, और इंडिया हाउस जो है इसका अन्य नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय, भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था तो लॉर्ड रेडिंग, कौन, लॉर्ड रेडिंग जो है एकमात्र यहूदी वायसराय आपको देखने को मिलेगा, 1931 से 26 के बीच में ये रहा है, और एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रेडिंग। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि ब्रिटिश ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया था तो 12 नवंबर 1930 में। ये गोलमेज सम्मेलन को डेट याद रखिएगा, कई बार जो है 3-4 घटनाएं देकर उसमें भी गोलमेज सम्मेलन दे देगा, जैसे आपको गांधी इरविन समझौता है ना, सांप्रदायिक का पंचांग, इन सब चीज़ों को मिलाकर और आपको क्रम के अनुसार अरेंज करने के लिए पूछ लेता है, तो डेट बहुत महत्वपूर्ण है, सो आपको ध्यान में रखना है। ध्यान दीजिएगा, ये पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था जिसमें जो अगर आप देखें तो कांग्रेस ने जो इसमें भाग नहीं लिया था, किसने, कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि तीनों गोल में जो सम्मेलन है, गोल में सम्मेलन के तीनों में किसने भाग लिया था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, बाबा साहब, इन्होंने तीनों के तीनों जो गोल में सम्मेलन उसमें भाग लिया था, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा गोल में सम्मेलन से। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न, देखिए फिर से वही प्रश्न पूछ लिया, मिलान करने को दिया था, सभा एक तरफ दिया था कांग्रेस की और उसके अध्यक्ष से मिलान करना था। आदि ऊपर वाले प्रश्न में हम आपको बता रहे थे कानपुर 1925 याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरोजनी नायडू, ये एक ऑप्शन में आपको दे दिया, तो अगर वहाँ पे आप कोई प्रश्न अच्छे से तैयार कर लिए होते तो देखेंगे आपको ये प्रश्न इस तरीके से फिर किसी और प्रश्न में आपकी हेल्प करेगा। अमृतसर 1919 की जो कांग्रेस का अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। कानपुर 1925 सरोजनी नायडू के द्वारा, आपको पता है बम्बई 1934 का जो अधिवेशन है कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की, किसने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। रामगढ़ 1940 का जो अधिवेशन है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसका किया गया, किसके द्वारा, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन से, इसको ध्यान रखिएगा। और साथियों बता दें कि आर ओ के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक श्रृंखला चल रही है वो आप सभी के डिमांड पर है, जो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो है आर ओ के लिए अंतिम समय में रिविजन के लिए, तो उस पर धीरे धीरे क्लास आ रही है, लगभग 7 से 8 क्लास आ चुकी है, प्लेलिस्ट बनी होगी, जो साथी नए हैं फटाक से जाकर उन सारे क्लास को देख लीजिए। मैं आपसे इस बात के लिए इतना श्योर हूँ कि जितने यहाँ पे हम वापस क्लास लाएंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, हर एक क्लास से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा, हर एक क्लास से प्रश्न देखने को मिलेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो सब क्लासेस आपको मिस नहीं करना है। बहुत जल्द इस क्लास में एक हम क्लास लाएंगे जिसमें आपके कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण अधिवेशन और किस अधिवेशन में कौन सी बात कही गई वो भी हम उसमें कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो जितने साथी हैं उस क्लास को मिस ना कीजिएगा, आर ओ जिनको देना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट,
सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। तो ये जो प्रस्ताव है किसने रखा था? तो इकबाल ने रखा था। किसने? इकबाल ने। और 1930 का जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन था इलाहाबाद का, ठीक है, इलाहाबाद का जो अधिवेशन था, है ना, इलाहाबाद का अधिवेशन, उस अधिवेशन में इसको रखा था। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव इकबाल के द्वारा रखा गया। और कब रखा गया? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1930 का जो मुस्लिम लीग अधिवेशन था कहाँ पर? तो इलाहाबाद में ये हुआ था, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। नेहरू की अंतरिम सरकार जो 1946 में बनती है उसमें वित्त मंत्री कौन थे? कईयों बार ये प्रश्न पूछा गया है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एग्जाम में, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, है ना, एमपी पीसीएस, मतलब हर जगह में ये पूछा हुआ प्रश्न है कि नेहरू की जो अंतरिम सरकार 1946 में थी उसमें वित्त मंत्री जो है लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली वित्त मंत्री थे। अगला इंपॉर्टेंट है, पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद क्या है? इसके लेखक है। अब देखिएगा, जैसे मान लिया आपके सामने एक पुस्तक आया, आपने उसका नाम पढ़ लिया, चलिए ठीक है, पीवाई के ऊपर लिखे। अब इसको जब आप पढ़ें तो इसके साथ आप तुरंत प्राचीन में जाइए, मध्यकालीन में जाइए और आधुनिक भारत में जितने प्रमुख किताबें हैं, सिर्फ किताबों को आप देखिए। कई बार होता है कि आप जब रिवीजन करने बैठते हैं तो पूरा का पूरा बुक लगते हैं लेकर पढ़ने या नोट्स पढ़ने, नहीं, इस तरीके से रिवाइज कीजिए कि टॉपिक वाइज, जैसे मान ली किताब की बात आई पुस्तक, तो नहीं अगर प्राचीन और मध्यकालीन में जा पा रहे हैं तो कम से कम आधुनिक भारत की जितनी पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के लेखक को एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए। इसी तरीके से आप चले जाइए मध्यकालीन में, कुछ दिल्ली सल्तनत काल में जितने कवि रहे हैं, ठीक है, मुगल काल में जो रहे उनकी जो प्रमुख किताबें उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। प्राचीन में चले जाइए, इसी तरीके से सारी पुस्तकों को रिवाइज कर लीजिए। किस तरीके से अगर आप रिवीजन करेंगे रिवर्स मेथड में तो चीज़ें आपको ज़्यादा तैयार होगी, जबकि कि पूरी पूरी किताब लेके पढ़ने से अच्छा है किस तरीके से जिस टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं पीवाईक्यू को आप जब लगाएं तो वहाँ आपको दिखे कि अच्छा इस तरीके से प्रश्न बना। जैसे कि एग्जाम्पल बताएं कि आईएनसी से मान लिया आपका प्रश्न बना कि ये आपने प्रश्न तो आपने कर लिया, अब आपको चाहिए था कि यहाँ से जाइए और आईएनसी का जितने सम्मेलन है उन सबको एक बार रिवाइज कर लिए। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना ही बेहतर आउटपुट आपका जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जाम में यही होता है कि जब एक दो स्टेटमेंट रहता है और कन्फ्यूजन होता है तो वहीं आपके प्रश्न गलत होते हैं। तो कन्फ्यूजन से बचने का वही तरीका है कि जितनी बार मैक्सिमम टाइम रिविजन, साथियों मैं बार बार फोकस करूंगा इस पर कि मैक्सिमम टाइम रिविजन और प्रैक्टिस आपको जो है इसमें सफलता दिलाएगी। तो इस चीज़ को आप ऐसे ध्यान रखिएगा। इंडिया विंस फ्रीडम और बाकी अन्य पुस्तकों को एक बार जाकर रिविजन जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि उष्ण स्रोत दिया हुआ है कुछ और भारत के राज्य दिया हुआ है। तो उष्ण स्रोत कह रहा है लसुंदरा, ये आपका कहाँ पर है तो गुजरात में। और लोली की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में स्थित है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश और सोना ये आपका पड़ेगा हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में पड़ेगा। तो कितने सारे पॉइंट्स हैं जो आपसे ये पूछे गए हैं और इस तरह के प्रश्न जो हो मिलान वाले हों वो फर्दर चांस रहते हैं वहाँ से रिपीट हो, यहाँ से अगली बार स्टेटमेंट या वन लाइनर के प्रश्न बने। किस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आ रहे वाले लोग एकदम लग कर तैयारी कीजिए। कहीं भी थोड़ी सी भी अगर आपको लग रही है मेहनत कमी है तो उसको तुरंत पूरा कीजिए और थोड़ी सी भी लापरवाही से आप इसे नहीं करेंगे। एक से 30 बार मिशन सचिवालय में पक्का कीजिए, है ना, और फिर आगे के लिए अपनी शुरुआत और बेहतर ढंग से स्टार्ट कीजिए। अगला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि हिमालय की एकमात्र ऐसी नदी जो भारत की जो ऐसी नदी है जो हिमालय की जो है सभी श्रेणियों को कट करती है। यानी अगर हम बात करें भारत की तो यहाँ पे जितनी श्रेणियाँ इसकी हैं भारत की, मतलब भारत में पर्वत की, हिमालय की, उन सभी श्रेणियों को जो है क्या करेगी, ये कट करेगी, ठीक है। उन सभी श्रेणियों को काटती जाएगी। तो ये सतलज नदी है। कौन है? सतलज नदी है। कुल लंबाई की अगर हम इसकी बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसकी कुल लंबाई जो है लगभग 1500 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। और इसका उद्गम स्थल ध्यान रखिएगा राक्षस ताल निकट मानसरोवर के पास में इसका ये उद्गम स्थल है। जब भी नदियाँ पड़ी हैं तो नदियों का जो है उद्गम स्थल, उसका मुहाना कहाँ पे जाकर नदियाँ गिर रही हैं, ठीक है। अगर हो सके तो उनकी जो सहायक नदियाँ हैं उनको भी एक बार देख लिया कीजिए, ठीक है। इतनी मेहनत जब आप खुद से करेंगे तब जाके आपका जो है रिवीजन और स्ट्रांग होगा। इस तरीके से बेहतर रिवीजन कीजिए और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो एकमात्र नदी जो है जो हिमालय की सभी सीढ़ियों को काट रही है सतलज नदी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फटाफट से अगला पॉइंट। भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी तो गोदावरी। जब भारत की बात करते हैं तो प्रायद्वीपीय नदी मैक्सिमम नदियाँ पश्चिमी घाट से देखेंगे निकल के, है ना, आके बंगाल की खाड़ी में गिरी हैं। कुछ ही नदियाँ ऐसी हैं जो आपके इधर से निकल के, है ना, अरब सागर में जाएंगी। तो नदियों का भी जब क्रम होता है तो ध्यान दीजिए कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। कई बार होता है कि जो नदियाँ हैं आपके, नदियों को देख के आपका क्रम पूछ लेता है, उत्तर से दक्षिण इनको अरेंज कीजिए, है ना। इस नदी की अगर हम बात करेंगे जो सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी बता रहे हैं तो वह है गोदावरी। लगभग 1465 किलोमीटर लंबी है ये और इसे बृहद गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसका उद्गम जो है नासिक की पहाड़ियाँ, जो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ हैं नासिक की,
ठीक है, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है ना, और ये वहाँ से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों की अगर हम बात करें, जो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, देखिए 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़्यादा पूछी गई हैं, यहाँ पे वहाँ से चांसेस है, वो हम आपके नोट्स में इंक्लूड कर लिए हैं। बाकी कुछ चीज़ें हैं, वो हम आपको हिंट कर देते हैं, बता देते हैं कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है। सारी चीज़ों को एक ही क्लास में करना पॉसिबल नहीं है ना, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जितनी चीज़ें, जैसे इस प्रश्न में सिंपल सा आपने पूछा था कि भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी को गोदावरी नदी, कितना बताया कम चाहते तो आगे बढ़ जाते, लेकिन नहीं। यहाँ से जो प्रश्न है, इस नदी से कईयों बार इस तरीके से प्रश्न पूछा है और अक्सर यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को भी हमने यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड कर लिया है। तो ध्यान देंगे, ऐसी कुछ प्रमुख सहायक नदियों में प्राणहिता, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा और इंद्रावती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कईयों बार जो स्टेटमेंट क्वेरीज में बना के या फिर ऑप्शन देकर आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में कौन जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो इन सारे पॉइंट्स को देखिए, एक प्रश्न में इतने सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर कराया है ना। इस तरीके से तैयार करते हुए आगे बढ़िएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है किसाऊ बांध परियोजना का संबंध है तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से। किससे? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से संबंध है किसका? किसाऊ बांध परियोजना का। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि शिवकाशी केंद्र किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है। तो इससे पहले जानिए कि भारत में जो 3 प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र पाए जाते हैं, कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं? तो बृहद औद्योगिक क्षेत्र, लघु और विनिर्माण वाले जिले, ये 3 औद्योगिक क्षेत्र भारत में पाए जाते हैं। और इसी में जो है बृहद जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसी के अंतर्गत जो है आपका ये शिवकाशी केंद्र जो है मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश के अंतर्गत ये स्थित है। शिवकाशी केंद्र आप कहाँ स्थित है? इसी के अंतर्गत आपको जो है ये देखने को मिलेगा। शिवकाशी केंद्र मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश। और भारत में जो 3 प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र पाए जाते हैं, इन तीनों को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या, उद्योग दिया हुआ है और एक तरफ केंद्र दिया हुआ है। तो सीमेंट उद्योग की बात करेंगे तो पोरबंदर, पेट्रो रसायन आपका नागथेन, लोहा और इस्पात आपका राउरकेला। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके से प्रश्नों से अगली बार फिर से प्रश्न बनते हैं, या फिर मिलान वाले में कोई 1-2 पॉइंट लेके नेक्स्ट बार में मिलान के लिए बनेंगे। और ऐसा होता आया है आर में अब तक तो यही हुआ है। और यूपीएससी जो प्रश्न बनाता है, इसी तरीके से घूम फिर के मिक्स करके प्रश्न आपको बनाते हुए दिख जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, सीमेंट जो है पोरबंदर, पेट्रो रसायन नागसेन, लोहा इस्पात आपका राउरकेला। आगे बढ़ेंगे साथियों, ध्यान देंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि चीनी उद्योग भारत में सर्वप्रथम जो कहाँ लगाएगा, तो बेतिया बिहार में आपको लगाएगा 1840 में यहाँ पर स्थापित होता है। लेकिन इसका वास्तविक अगर विकास कहें तो 1931 से ये प्रारंभ होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम स्थापित कहाँ हुआ चीनी उद्योग, तो बेतिया बिहार में। कहाँ पर? बेतिया बिहार में 1840 ईस्वी में स्थापित होता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इसी तरीके से अगला पॉइंट कह रहा है झरिया कोयला क्षेत्र, ये कहाँ स्थित है? पहले तो जानिए झरिया जो है किससे संबंधित है? कोयला क्षेत्र। कई बार प्रश्न ऐसे पूछा है, जैसे अभी हमने आपको बताया ना, एक केंद्र और उद्योग, तो इसी तरीके से प्रश्न पूछा था। एक तरफ कहीं झरिया दे दिया ऐसे झरिया, और इस साइड ऑप्शन में आपको कहीं कोयला दे दिया, तो मिलान करना था, कोयला है, लोहा है ना, इस तरीके से। और जो खनिज है वो दे दिया। तो ध्यान दीजिए, झरिया का जो संबंध है किससे है? वो कोयले से है। तो कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? धनबाद जिला, झारखंड। कहाँ पे? धनबाद जिला, झारखंड। और ये सबसे बड़ा जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र है, सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है झरिया। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कईयों बार अलग अलग तरीके से ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक तरफ व्यायामी केंद्र है और दूसरी तरफ ऊर्जा। तो छाकरी, यहाँ पे जल विद्युत, कल्पक्कम नाभिकीय ऊर्जा, कोरबा विद्युत संयंत्र है जो कोयला से चलता है। और पत्तात्रु जो है वहाँ पर क्या है आपका? तापीय संयंत्र। क्या है? तापीय संयंत्र। ये जो कुछ प्रमुख केंद्र हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। और ये किस किस चीज़ों से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो कहेंगे आप कोरबा, कई बार पूछा जा चुका है, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, इवन आपका आर में भी रिपीटेटिव प्रश्न है। कोरबा विद्युत संयंत्र आपका ये कोयला संचालित विद्युत संयंत्र, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है क्या पूछा था, मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, मध्य अमेरिका में बहुत सारे जो जगह हैं जो स्थित है, उनका नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वो जो है बहुत सारे थे, उसमें आपको नाम ज़्यादा हो जाएंगे। सिर्फ इसमें ऑप्शन दिया था जो सिएरा लियोन आपका अफ्रीका से संबंध है, तो वहाँ पे स्थित नहीं है। ऑप्शन में जो सिएरा लियोन है, तो ये मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। तो कहाँ स्थित है? तो आपके अफ्रीका में स्थित है। ये जगह को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, AP9, AP9 पर्वत स्थित है तो कहाँ पे? इटली में। AP9 कहाँ पे? इटली में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
इसी तरीके से जो अलग अलग पर्वत है उनको मिला के आपको मिलान करने के लिए प्रश्न पूछ लेता है। पिरेनीज पर्वत की बात करेंगे, ये फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। क्या करता है? फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाएगा कौन सा पर्वत? तो आपका पिरेनीज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाएगा। अगला पॉइंट है आल्प्स और जूरा पर्वत। इसका संबंध जो आपका स्विट्जरलैंड से हो जाएगा। कहाँ से? स्विट्जरलैंड से। ये कुछ जो प्रमुख आपके पर्वत हैं इनको ध्यान रखिए। कई बार ये प्रश्न इस तरीके से बॉक्स बनाया कि इधर सूची 1 सूची 2 मिलान करने के लिए आपसे अक्सर पूछ लेता है ये प्रश्नों को, तो ध्यान रखिएगा, है ना। पिरेनीज आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पेन और फ्रांस की जो सीमा बनाते हैं इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से अगला प्रश्न, विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा लंबी झील है? तो टांगानिका झील। कौन झील? टांगानिका। अब देखिए जैसे झील की बात आई तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट विश्व लेवल पर झील है, कोशिश करें कि आप उनका मैथ बना के उनको लोकेट करें। खुद का एक नोट्स बनाइए, एक बार प्रयास कीजिए कि आपके पास एक नोट्स बन जाए, फिर प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। कई बार होता है कि आप सिर्फ क्लास देखते हैं, नोट नहीं करते हैं, है ना, कोई पीडीएफ से पढ़ लिए तो वो चीज़ ज़्यादा देर तक दिमाग में नहीं रहते। आपने अगर मान लिया सब वो थोड़ी सी मेहनत करके मैप बनाया, जैसा भी मैप आपसे बने, विश्व को या भारत को, सारी झीलों को लोकेट कर लिया, आपके पास एक पेज। अब झील से कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। जब भी रिवीजन करना चाहेंगे 2 मिनट लगेगा, आप पूरा का पूरा झील रिवीजन कर लेंगे। तीन सारी बातों को ध्यान में रख के ही आगे बढ़िएगा। सही सुमेलित में कुछ झील पूछा था, टीटीकाका झील आप जानते हैं, बोलीविया पेरू की सीमा। कुर्मिला झील ईरान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2 झील और, एक रेंडियर झील है और एक अथाबास्का लेक, ये आपका कनाडा। कहाँ पर? कनाडा में आपके स्थित है। तीन सारे पॉइंट्स को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए झील से लगातार 2 प्रश्न यहाँ पूछा, एक टांगानिका झील एक प्रश्न, दूसरा प्रश्न सुमेलित करने के, लगातार 2 प्रश्न आपसे पूछ ले। इसी तरीके से पर्वत वाले से भी 2 प्रश्न आपको इस तरीके से बन गए थे। तो ध्यान दीजिएगा जियोग्राफी के कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहाँ से प्रश्न लगातार बन रहे हैं, तो उनको आपको मिस नहीं करना है ना। और ज्योग्राफी से तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे में आपको सीधे सीधे देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है किस तरह की चट्टानों में? तो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, ठीक है, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें उसमें पाई जाती हैं। और ये किस तरह की चट्टानें हैं? तो अवसादी चट्टानें हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कोयला हो गया, लौह हो गया, इस तरह का जो अयस्क का भंडार पूछ लिया जाता है आपसे, ठीक है। उनका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे है, किस राज्य में है, विश्व स्तर पर भी पूछ लिया जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें हमने आपको एक क्लास लेके करा दिया। क्लास जो होगा आपका खनिज उत्पादन और मिनरल के नाम से होगा। उसमें सारे के सारे पॉइंट्स और डेटा कवर है ना। उस क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाइए वीडियो को चेक कीजिए, क्लास को कर डालिएगा। उसमें आपके सारे उत्पादन खनिज वगैरह हम सारे के सारे उसमें कंप्लीट करा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट कह रहा है कि भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण हैं। तो क्या है? ग्रामों में अधिक जनसंख्या, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियाँ, ये सब क्या है? भारतीय सामाजिक संरचना के मुख्य लक्षण है। इसमें एक लक्षण दिया था जो पूछा था कौन सा नहीं है, तो निर्धनता की अगर आप बात करेंगे, ये भारतीय सामाजिक संरचना का जो लक्षण नहीं है। क्या है? निर्धनता आपका जो है सामाजिक संरचना का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लिख के यहाँ पे क्रॉस कर दिया, ये नहीं है। बाकी जो 3 इसके मुख्य लक्षण है वो ध्यान रखिएगा कि ये तीनों देश से अधिक जनसंख्या, धर्म और जातियाँ क्या है, इसके लक्षण हैं। आगे बढ़ेंगे, साथ में देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? जबकि अस्थायी जनसंख्या हो तो उस टाइम क्या होता है? स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। ये दोनों क्या होगा आपके? स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर आपको जब मिलेगा किसमें? अस्थायी जनसंख्या के लिए जो प्रक्रिया है उसमें। अगला पॉइंट देखिए, यारो यारो वर्ग का है 2014 कर रहे हैं हम लोग ना, 2014 का प्रश्न, ठीक है, मेंस का। अब यहाँ पे ये प्रश्न पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष 5 जनघनत्व वाले राज्य। 2023 का जो आपका पेपर हुआ 11 फरवरी को, उसमें भी आपसे इस तरह जनघनत्व वाला प्रश्न पूछा था। तो टॉपर को कई बार ये प्रश्न पूछ चुका है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ का है? तो बिहार, ये कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ पूछा था आर्यन करने के लिए, तो बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा, ठीक है। कि ये क्रम है पाँचों का, याद रखिएगा। 5 इसलिए क्योंकि स्टेटमेंट के तरीके से जब पूछा गया अरेंज करने के लिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और सब सिंपल पूछने जब बनता है तो यही 2 ही ऑप्शन देता है और पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा जनघनत्व किसका है? तो बिहार, पश्चिम बंगाल में अमूमन कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन बिहार आपका यहाँ पर पहले पर है, फिर पश्चिम बंगाल, केरल, उसके बाद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्थान यहाँ पर चौथे पर है, फिर आपका हरियाणा आएगा, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक किस राज्य में है? तो कह रहा है केरल में, ठीक है। एक प्रश्न पूछना, कमेंट कीजिएगा इसी से रिलेटेड। महिला लिंग अनुपात जो है यहाँ पे सर्वाधिक पूछा है, तो न्यूनतम बता दीजिए। न्यूनतम जो है कमेंट करके बताइएगा कि किस राज्य में है ना। महिला लिंग अनुपात न्यूनतम किस राज्य में है, कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को ये चीज़ तैयार है और वो प्रश्न का जवाब सही सही देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बना है और रिपीट भी हुआ है, सो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों?
तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो पाई जाती है, तो आपके उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लगभग 20.69% के आसपास जो है यहाँ की जनसंख्या है। और यहाँ की जनसंख्या किस चीज़ की है ये, कि ये जनसंख्या अगर आप देखें तो अनुसूचित जनजाति की है, ठीक है, अनुसूचित जाति की, माफ कीजिएगा, अनुसूचित जाति की ये जनसंख्या है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। और ये परसेंटेज याद रखिएगा, ठीक है, परसेंटेज भी इंपॉर्टेंट रहेगा तो उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है तो ध्यान दीजिएगा, दक्षिण एशिया के देशों का प्रतिशत नगरीकरण में क्रम बताना है। कुछ देश का नाम दिया हुआ था और उसमें नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है उसके हिसाब से बताना था। तो देखेंगे पाकिस्तान था, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका। इसमें सबसे ज़्यादा जो नगरीकरण है वो कहाँ पर है, तो आपके पाकिस्तान में है ना। नगरीकरण का प्रतिशत कह लीजिए, जगह के हिसाब से वो परसेंटेज निकलता है, तो उसके हिसाब से पाकिस्तान है, फिर भारत है अपना, है ना, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, ठीक है। इतने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ध्यान दीजिएगा जितने भी साथी हैं वो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलिएगा। जीएस सक्सेस मंत्रा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आर ओ स्पेशल बहुत सारी चीज़ चल रहे हैं, जिसमें बूस्टर सीरीज चल रहा है। सब प्रतिदिन आपको महत्वपूर्ण पॉइंट्स का रिवीजन कराया जा रहा है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिए, कह रहा है मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड पूछा था, कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो कुल क्या रहा आपके मौलिक कर्तव्य, ये तो सिंपल था, प्रश्न पूछा था। इसके अलग जो पॉइंट है इसमें जो इम्पोर्टेंट है ध्यान दीजिएगा, जैसे कि किस समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य लाया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर लाया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया। और भाग 4 का क जो है संविधान में जोड़ा गया। इतने सारे पॉइंट्स जो अन्य हैं इंपॉर्टेंट है। इस बार जो प्रश्न था बहुत सिंपल था, ऑप्शन दिया था आपको 10, 11, 12 करके इस तरीके से, तो सिंपल सा हो गया प्रश्न। ये 11 मूल कर्तव्य, लेकिन स्वर्ण सिंह समिति याद रखिएगा, इनके अनुशंसा पर इसको जोड़े गए। और कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और भाग 4 को इसमें जोड़ा गया है। इतने सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है। साथ ही ध्यान, लोक लेखा समिति, कुल सदस्य आपके 22 होते हैं, इसमें 15 लोकसभा से और 7 आपके राज्यसभा से। तो ध्यान रहेगा 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से आपके सदस्य लोक लेखा समिति। अगला पॉइंट कह रहा है कि केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन होता है कब, तो 1957 ईस्वी में होता है। ये प्रश्न में पूछा था ईयर आपसे, कब होता है, 1957 में। इस सरकार में तो सीएम कौन थे, तो EMS नंबूद्रिपाद जो है इसमें सीएम थे उस सरकार के। तो ध्यान रखिएगा प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन 1957 में केरल में होता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की जो टीका टिप्पणी है उस पर उचित कार्रवाई की अंतिम जिम्मेदारी किसकी, अंतिम जिम्मेदारी की बात कर रहा है, तो ये संसद की है। किसकी, ये संसद की है। तो ध्यान दीजिएगा संसद की है, इसको ध्यान रखना है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है उसका किस आर्टिकल में प्रावधान है, तो 148 अनुच्छेद 148 में जो है CAG के बारे में प्रावधान संविधान में दिया गया है। नए राज्यों की स्थापना की अगर बात करेंगे तो शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। कमेंट करके जरा बताइएगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये, ठीक है। अनुच्छेद 1 से 5 के बीच में है, मैं आपको इतना हिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उसको कमेंट करके बताइए किस अनुच्छेद के तहत जो है यह स्थापना की बात की गई और ये शक्ति किसको है, तो संसद को ये शक्ति दी गई है। अगला पॉइंट कह रहा साथियों कि राज्यसभा को किसी धन विधेयक पर अपनी संस्तुति देनी होती है, तो 14 दिनों के भीतर जो ये संस्तुति देनी होती है, 14 दिनों के भीतर इनको क्या करना है, अपनी संस्तुति दे देनी है, जो कि धन विधेयक हो इस तरीके से। अगला पॉइंट है राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी क्या है, तो अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य का विधानमंडल होगा। कौन होगा, राज्य का विधानमंडल जो है आपका इसके लिए उत्तरदायी है। तो ध्यान दीजिएगा राज्य की आकस्मिक निधि राज्य के विधानमंडल के द्वारा ये स्थापित होती है। अनुच्छेद जो है 267 क्लॉज 2 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, आर्टिकल जब भी कोई इस तरह का पॉइंट है उससे अगर रिलेटेड कोई आर्टिकल है तो आर्टिकल भी आपको ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों, देखिएगा किसी राज्य लोक सेवा आयोग, अगर कोई स्टेट PSC है, उसके कार्यों को जो है किसके अनुमोदन पर संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। यानी स्टेट PCS का कोई आयोग है, स्टेट PSC आयोग है, और उसके कार्यों को जो है लोकसभा आयोग को SPSC को सौंपा जा सकता है किसके अनुमोदन पर, तो भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। किसके, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन पर जो है इसको सौंपा जा सकता है। अगला पॉइंट क्या रहा है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में है अनुच्छेद 76 है ना। ध्यान रखिएगा अटॉर्नी जनरल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, चाहे यूपी PCS हो, बिहार PCS हो, है ना, RO में उससे पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। तो कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर जानेंगे। पहला तो जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति
राष्ट्रपति के द्वारा होती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नीति होती है। योग्यता जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। और जो है ये भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है। क्या है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद अपना धारण करता है। क्या करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करता है। ये चारों बातें आपको ध्यान रखनी है और साथ साथ में ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 76। कई बार जो है 2-3 चीज़ें और लेके और महान्यायवादी को मिला के आर्टिकल मिलान करने के लिए दे देता है, तो उन सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। किसान क्रेडिट योजना। किसान क्रेडिट योजना 1998 में कब आती है? 1998। इस तरह के जो महत्वपूर्ण डेट्स है, अभी इस वाले आपको नोट्स में बहुत सारे कई डेट मिलेंगे और वो डेट बहुत महत्वपूर्ण है। उन डेट्स को आप मिस ना कीजिएगा, सब नोट कर लेंगे एक जगह। तो 2 से 3 पेज अगर आपका डेट है तो वहाँ से आपको 2 से 3 प्रश्न परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे और ये बहुत बेहतर होगा कि आप सारे डेट्स को एक जगह नोट करें और उनको बार बार रिवाइज करते रहें। तो किसान क्रेडिट योजना जो है आपका 1998 में। अगला पॉइंट कह रहा है 2 दाल वाली तिलहन फसल। 2 दाल वाली तिलहन फसल कौन सा है? तो आपका मूंगफली है। पीली क्रांति का संबंध आपका तिलहन उत्पादन से, और इसी तरीके से आपको रिवीजन कर लेना चाहिए जो अन्य क्रांतियां हैं। गोल क्रांति है ना, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, है ना, जो मत्स्य से जुड़ी है। हरित क्रांति खाद्य से जुड़ी है। इस तरह क्रांति, गोल क्रांति आप देखें, पूरी क्रांति। इन सारे क्रांतियों के एक बार रिविजन कर लें, उसको भी आपके आपके नोट्स में होना चाहिए। तो पीली क्रांति से रिलेटेड क्या है? उसमें तिलहन से उत्पादन से संबंधित है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन जो है आपका कब स्टार्ट होता है? तो 1986 में ये स्टार्ट होता है। कब? 1986 में आपका तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन प्रारंभ होता है। अगला पॉइंट इंस्टीट्यूशन से, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिची में स्थित है। ये तमिलनाडु में आपका पड़ेगा, राष्ट्रीय केला अनुसंधान। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक कौन सा है? तो नाबार्ड। सिंपल सा ऑप्शन देके पूछा था, 4 ऑप्शन देके। कृषि क्षेत्र का शीर्ष बैंक, उसमें एसबीआई, पीएनबी वगैरह दे देगा ऑप्शन में। तो आपका ये हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड से रिलेटेड स्थापना की डेट याद रखिएगा, अलग से आपको बता रहे हैं, 12 जुलाई 1982। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, इसलिए कह रहे हैं कि कईयों बार यूपी से सारे यारों में आपको ये दे देगा नाबार्ड और 2-3 और चीज़ें दे देगा संस्था। और उसका कहता है कालक्रम अरेंज कीजिए। कालक्रम अरेंज कीजिए। मान लीजिए आपको दे दे नाबार्ड दे दे, ठीक है। नाबार्ड के साथ आपको एसबीआई दे दे, एलआईसी दे दे, इस तरीके से दे दे और कोई 2 बैंक दे दे, तो कह दे इसको जिस तरीके से इनकी स्थापना हुई है, इनका स्थापना के क्रम में अरेंज कीजिए। तो तभी हो पाता है जब आपको डेट पता हो। तो नाबार्ड का डेट इतना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, 12 जुलाई 1982 ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है भारतीय पेटेंट कानून लागू हुआ तो 20 अप्रैल 1972। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डेट है। भारतीय पेटेंट कानून कब लागू होता है? तो 20 अप्रैल 1972 से ये लागू होता है। अगला पॉइंट, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई तो अप्रैल 2000 में। कब? अप्रैल 2000 में इसको घोषित किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है अप्रैल 2000 में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। सिंपल से प्रश्न पूछा था। और किस बार जो है जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन, ये अपना 30वां वर्षगांठ मना रहा स्थापना का। तो ध्यान दीजिएगा, ये चर्चा में भी रहा था इस बार। ये स्थापना इसकी जो होती है 1 जनवरी 1995 का स्थापना होती है। यहाँ पर हम आपको स्टेब्लिशमेंट डेट भी बता रहे हैं। अब देखिए इतने में आपको कितनी सारी डेट मिल गई है ना। जैसे आप देखेंगे ये आपको 1995 एक डेट, आर्थिक जोन वाला 2000, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका अप्रैल 1972 आपका पेटेंट कानून वाला, नाबार्ड का एक डेट मिल गया, ठीक है। उसके ऊपर आएंगे, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन का आपको एक डेट मिला, किसान क्रेडिट कार्ड। तो ये सारे डेट अगर आप एक जगह एक पेज बनाएं और उस पर सारे इंपॉर्टेंट डेट्स नोट कर लें, इन यारों को एग्जाम देना है, यूपीपीसीएस में भी ये काम आएगा, ठीक है। तो ये जो 4 आपको देता है क्रम में अरेंज करने के लिए, उस वाले प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। 2-4-10 ऐसे डेट नोट कर लेंगे तो आपका गुम फिल उसी में से आपको मिलेगा, आपको लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया गया तो ग्राफीन की सहायता से बनाया गया है। ये नाम याद रखिएगा, यही एलिमेंट इसमें पूछा था कि इसकी सहायता से बना था, तो ग्राफीन की सहायता से ये बना था विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब। अगला पॉइंट क्या रहा है, दृश्य वर्णक्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा है? तो आपका बैगनी है। तो सबसे अधिक वाला भी बता दीजिए, वो है आपका लाल, ठीक है। लाल, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा रखा हो, कई जगह इसका यूज भी होता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे लाल रंग का प्रयोग जो है आपका सिग्नल दिखाने में यूज होता है, उसके पीछे भी रीजन यही है। तो ये वर्णक्रम में जो कम तरंग दैर्ध्य और अधिक तरंग दैर्ध्य वाले दोनों रंगों का आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न पूछा था कुछ सदिश राशियां और अदिश राशियां, देखो सब पूछा था, कौन सदिश राशि नहीं है?
तो ध्यान दीजिएगा, कुछ प्रमुख जो सदिश राशियाँ हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, सदिश राशियाँ कौन होती हैं, तो जिनके साथ साथ दिशा के साथ जो है परिमाण भी, ठीक है, मैग्नीट्यूड और प्लस डायरेक्शन दोनों हो उसमें, वो सदिश राशियाँ हैं। तो इसमें आपका मिल जाएगा बल है, वेग है, विस्थापन, त्वरण, संवेग और आवेग। ये कुछ प्रमुख राशियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। हाँ, और ये जो सदिश राशियां हैं। अगला पॉइंट कह रहा है भारीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है और इसका जो जल में भार कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जल में इसका भार कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कितना? शून्य हो जाएगा। अगला पॉइंट इसी तरीके से पूछा था, प्रमुख और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं कौन सा नहीं है। तो नहीं के लिए आपको याद करना पड़ेगा कौन कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका आयरन है, मैग्नीज है, तांबा, जिंक, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और बोरान। ये कुछ आपके प्रमुख जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं और इनसे प्रश्न पूछता है, पादप से रिलेटेड है। ये पोषक तत्वों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इनको एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेंगे मूव करके, तो आपको तैयार हो जाएगा। अगला पॉइंट दिया था सुमेलित करने वाला, क्लोरो जो फिन है उसमें कह रहा है मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन आपका हो जाएगा आयरन, है ना। खाने का नमक आपका हो जाएगा सोडियम और कपड़े धोने का सोडा कह लीजिए या वॉशिंग सोडा आपका सोडियम कार्बोनेट। अब देखिएगा यहाँ पे ये दो जो है नमक और खाने का सोडा, वॉशिंग धोने का सोडा, कई बार मिलान में अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है ना। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। कई बार ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिला के, अमोनिया के साथ मिला के, इस तरीके से, है ना, अग्निशमक वाले यंत्र के साथ मिला के आपको पूछा जा चुका है। तो इन सारी चीज़ों को जो है आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, है ना। जो मिलान वाले पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज इट इज तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि फलों को पकने में बढ़ावा देता है। फलों को पकने में बढ़ावा देता है, तो एथिलीन जो है ये फलों को पकने में बढ़ावा देगा। जो पादप आपके प्लांट्स हैं उनके कुछ प्रमुख आपके हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, उनको ध्यान रखें। साइटोकाइनिन, एनाकेसबिक, उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उनको जरूरी रिवाइज कर लिए, वहाँ से प्रश्न भी बनता है। अब देखिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताते हैं, विटामिन, ठीक है, प्रमुख रोग, वहाँ से देखिए प्रश्न यहाँ से लगातार 2 प्रश्न विटामिन से पूछा हुआ है। कितना सिंपल से, पर विटामिन जो शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो विटामिन सी, आप जानते हैं विटामिन बी एंड सी जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, इनको ध्यान रखिए। विटामिन सी का बढ़िया स्रोत आप जानते हैं आंवला, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, यानी विटामिन उनके कौन कौन से अगर स्रोत हैं खाद्य पदार्थों में, ठीक है, उनकी कमी से कौन सा रोग होता है, उनके जो अन्य नाम है, इन सारे पॉइंट्स पर आप कवर कर लेते हैं तो आपका जो प्रश्न यहाँ से गलत नहीं होगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न पूछा है, विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 जिसको साइनो कोबालमिन भी कहा जाता है, और ये जल में घुलनशील विटामिन अभी हमने बताया पी और सी या फिर जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। अगला फिर से एक और देखिए, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है, तो विटामिन के का, ठीक है, किसमें, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। अब देखिए 3 प्रश्न आपके सीधे सीधे विटामिन से। कितना इंपॉर्टेंट है विटामिन, अगर आप यूआई को समझ पा रहे हैं कि जिस बार प्रश्न पूछा उस बार जैकपॉट लग जाए, यानी 2-2 3-3 प्रश्न इनकी टॉपिक से आपके मिल गए हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि अफीम ये प्राप्त किया जाता है किससे, तो बिना पके जो फल है उसके लैक्टेक्स से, ठीक है, उसके लैक्टेक्स से प्राप्त किया जाता है। उसमें आपका देखिए मार्फिन 12% होता है और उसको प्रसंस्करण करके बनाया जाता है हीरोइन, जो एक ड्रग है, ठीक है, इसको ये बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा अफीम किससे प्राप्त होता है, बिना पके हुए जो फल के लैक्टेस है उससे प्राप्त किया जाता है, और उसमें मार्फिन की मात्रा जितनी है ये भी ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे, देखें अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों, सिंपल तो प्रश्न पूछा था एटीएम, ठीक है, इसका तात्पर्य क्या है, तो सिंपल देखिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन फुल फॉर्म आपसे पूछा था, तो बहुत ज़्यादा इसमें वो नहीं है, सिंपल सा प्रश्न था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट स्थित है, तो आपके नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1980 में स्थापना होती है। कई बार जो कालक्रम अरेंज करने के लिए आपसे दे देता है तो उसमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, नई दिल्ली, स्थापना 1980 में। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला पॉइंट, जैव विविधता को परिभाषित किया गया था है, तो कई सारे डेफिनेशन थे, उसमें एक डेफिनेशन जो सही था वो देखिए, किसी पर्यावरण में जो विभिन्न प्रजातियों की स्टडी है उसको कहा जाता है जैव विविधता कहा जाता है। तो जैव विविधता का एक डेफिनेशन था, उसमें जो सही ऑप्शन आपके पास क्या था, किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी। आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से, फिर एक पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया है, तो 2003 में यह स्थापित किया गया। प्रश्न सिर्फ आपसे इतना पूछा था, इतनी भी ध्यान रखिए कहाँ स्थापित किया गया है, तो चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ पे? चेन्नई तमिलनाडु में इसको स्थापित किया गया है। कोई भी इसमें सर्टन एक प्रश्न पूछ सकता है, या तो डेट पूछे या तो आपसे जो कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण चेन्नई में 2003 में स्थापित होता है।
आगे बढ़ेंगे, देखते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। वायु प्रदूषण को सर्वाधिक हानिकारक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जानते हैं सर्वाधिक हानिकारक है, क्या करता है, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट कर देता है और करके सारी चीज़ों को, जो ब्लड में ऑक्सीजन उसकी जो परिवहन को जो है सबसे ये क्या करता है, कम कर देता है, तो उसे दम घुटने लगता है। कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक जो हानिकारक ये वायु प्रदूषक है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो एजोला। एजोला जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है और धान की फसल में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें, धान की फसल में। को बायो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से आपसे पूछे गए हैं, है ना। और ये कि जलीय फर्न है, फिजोला नाम है इसका, ध्यान रखिएगा, धान के खेत में उपयोग होता है। कई बार ये प्रश्न रिपीटेड है, किस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन में जो प्रकाश संश्लेषण ऑक्सीजन मतलब जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वो कहाँ से आता है, तो जल के अपचयन से, जल के ऑक्सीडेशन से जो है वो आता है। यानी प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ध्यान दीजिएगा उसमें जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन को उसका कहाँ से आता है, तो जल के अपचयन से वो ऑक्सीजन आता है। इसी तरीके से अगला पॉइंट है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश जो सबसे अधिक प्रभावी होता है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें कौन सा जो है रंग सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है, तो ध्यान दीजिएगा लाल रंग। कौन सा, लाल रंग। और ये केवल दृश्य प्रकाश वर्णों की बात हो रही है, इसमें ध्यान दीजिएगा प्रकाश संश्लेषण है तो कहीं ना कहीं पैर में ग्रीन आता है, क्लोरोप्लास्ट आता है, तो ये सब पीओ पे ना इस पर नहीं इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन सबसे अधिक प्रभावी कौन सा रंग है, तो यहाँ पे देखिए लाल रंग जो है सबसे अधिक प्रभावी प्रकाश संश्लेषण के लिए थी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न जो है। अगला प्रश्न कह रहा है जनपद और खनिज यूपी स्पेशल का है। कह रहा है सोनभद्र आपका चूने का पत्थर, प्रयागराज ग्लास सैंड, ललितपुर तांबा, मिर्जापुर आपका नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। साथ ही देखिए यूपी स्पेशल की जो चीज़ें हैं उसको अगर आपको तैयार करते हैं तो उसमें अगर आप कोशिश करते हैं कि मैप बना लें, ठीक है, मैप जैसे भी आपसे बन पाए एक मैप बनाएं और मैप बना के जो जो ज़िले हैं उस ज़िलों को लिखिए, एरो बनाइए, जो प्रमुख खनिज है उनको आप लोकेट कर लीजिए। इस तरीके से अगर आप एक अपना खुद का शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, 2-4 मैप बना लेंगे तो यूपी स्पेशल की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। जैसे प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य कंप्लीट कर लिए, खनिज कंप्लीट कर लिए, है ना, प्रमुख उत्पाद कंप्लीट कर लिए। तो ये सारी चीज़ें कौन कौन जिले से कौन कौन से शहर से संबंधित है, जो उसके मतलब वहाँ के स्पेशल फीचर है, जैसे सुरमा का, बरेली का, है ना, और बाकी जो दिया सलाई क्रिकेट का जो सामान हो गया वो सब सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो कोशिश कीजिए इस तरह का मैप बना के, नोट्स बना के उसको फिल करने के लिए। और यूपी स्पेशल के लिए जो परीक्षा वाड़ी बुक का सीरीज चल रहा है, प्लेलिस्ट बनी होगी आर यूपी स्पेशल के नाम से, एक एक क्लास उसका देख डालिए। परीक्षा में आपके 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न जो है आपके यहाँ से सारे के सारे कंप्लीट हो गए। चैप्टर वाइज हमने कंप्लीट करा रखा है, 2 से 3 चैप्टर और बचे हुए हैं, बहुत जल्द उसको कंप्लीट करा देंगे। जितना बता दिया है, पढ़ा दिया, उसको कंप्लीट करते चलिए। प्रीलिम्स जो है आपका नहीं रुकेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ। और साथ साथ जो करंट अफेयर चीज़ें हैं उसको अच्छे से कंप्लीट करते चलिएगा, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों को अच्छे से कीजिए और प्रीलिम्स जो है आपका आराम से क्लियर होगा। कह रहा सोनभद्र चूने का पत्थर, प्रयागराज में ग्लास सैंड है, ललितपुर में तांबा है, मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी यूपी स्पेशल के प्रश्न आप पाएंगे। उत्तर प्रदेश का जो गुरु पूर्णिमा पर्व है वो समर्पित है, तो ऋषि व्यास को समर्पित है, जो महाभारत के रचयिता रहे हैं उनको ये समर्पित है, ठीक है। तो यूपी स्पेशल के प्रश्नों की जो आर में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन की जो है फसल मुख्यतः उगाई जाती है, किस क्षेत्र में, ध्यान दीजिए पूरा क्षेत्र पूछा हुआ है, तो बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड वाला रीजन आपका वही है, फिर से मैं बताऊं, जो आपका ये इधर से ललितपुर और ये नीचे वाला जो इस तरीके से रीजन है ना, बांदा ललितपुर, है ना, ये वाला जो रीजन है ये सब आपका क्या है, बुंदेलखंड रीजन है। उसमें जो है आपका कौन सी फसल उगती है, सोयाबीन जो मुख्यतः उगाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए यूपी स्पेशल से, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है, तो झांसी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है ये, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से ये जाना जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आपका झांसी में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आपका 1887 में इसकी स्थापना होती है। कब, 1887 में। और ये उत्तर प्रदेश का जो है सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है, भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, जो हैंडीकैप है ये कहाँ स्थित है, तो आपके कानपुर में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके संस्थानों में पूछा जा चुका है। ध्यान दीजिएगा वर्ष 1997 में इसकी स्थापना जो विश्व बैंक की सहायता से की गई है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि जो ये इंस्टीट्यूट है हैंडीकैप के लिए
ये कानपुर में स्थित है और विश्व बैंक की सहायता से 1997 में जो है इसकी स्थापना की गई है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे कुछ प्रमुख उद्योग और केंद्र। इसके लिए भी हम कहेंगे आप मैप बना के इसको लोकेट करेंगे। अभी ये बताया है ये हमने आपको। सॉफ्टवेयर और आईटी उद्योग की बात कर रहा है नोएडा, और ये चैप्टर नंबर 2 है शायद, प्रमुख संगठन और अनुसंधान संस्थान वगैरह वाला। उसमें सारे प्रश्न आपको करा दिए हैं। प्लाईवुड उद्योग आपका सीतापुर है ना, कई जगह आपका अगर हमें क्या कहते हैं, सहारनपुर भी दिख जाएगा ऑप्शन में। खेलकूद का सामान आपका मेरठ, ठीक है। रेशम उद्योग जो है आपका वाराणसी। टेराकोटा आपका गोरखपुर हो जाएगा। पीतल की मूर्ति मथुरा। दिया सलाई दिखेगा बरेली, बरेली का एक और याद रखिएगा सूरमा, ठीक है, बरेली का सूरमा याद रखिएगा। और लकड़ी के खिलौने आपका वाराणसी, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। खेल कूद के सामान आपके मेरठ है, और लकड़ी के जो खिलौने हैं, कुछ लकड़ी के खिलौने वो आपके वाराणसी से संबंधित है, ठीक है। अगला पॉइंट अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको देख लीजिएगा। और उस बुक को कंप्लीट करने के बाद बहुत जल्द वाईसीटी की बुक हम कंप्लीट कराएंगे। इसमें आपको कम से कम 25,000 प्लस क्वेश्चन है जीएस के, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। तो जो भी साथी अब तक हैं, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, फटाफट से जुड़ जाइएगा। और यहाँ तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। जिसके वो भी शेयर करेंगे उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो एक छोटा सा काम अपने साथियों के लिए भी कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है सांस्कृतिक जो विलंबन है उसका एक कारक है। तो धर्म, कानून और परंपरा, ये 3 कारक हैं, उसके ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट कह रहा है 2004 की जो सुनामी आई भारत में, उसमें सर्वाधिक जो है कौन सा तट प्रभावित हुआ, तो कोरोमंडल तट प्रभावित हुआ। आप जानते हैं, आप एक तरफ पश्चिमी घाट और एक तरफ पूर्वी घाट, इसके अलग अलग जो डायमेंशंस है उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो इसमें जो आपका कौन सा तट सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, तो पूर्वमंडल तट 2004 की सुनामी में प्रभावित होता है, ठीक है साथियों। तो यहाँ तक देखें अगर आपका जो है ये हम लोग कंप्लीट कर लिए, आपका 2014 का जो है मुख्य परीक्षा का पेपर हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए साथियों, ये था आज का सेशन आपका 2014 कंप्लीट होता है। और जो भी साथी नए हैं फटाफट से टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। आर के लिए कंप्लीट आपका करंट अफेयर प्रैक्टिस बैच आ गया, वो बैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। जो भी साथी जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम से जुड़ के मैसेज कर लेंगे। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और रिवीजन करते रहिएगा, भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।